देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि सभी बोर्ड में सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, ये चैप्टर बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि इस चैप्टर से 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल, निश्चित है। एक हो जाता है त्रिकोणमिति और एक और है हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोनों तो जब तक ये नहीं समझेगा तब तक हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ी समझ में आएगा। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो गौर से सुनिएगा। और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया आपको बनाने से तो मुझे बोलिएगा, समझे। तो गौर से सुनिएगा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं गौर से सुनिएगा। मैं ये पहले ही लिख दिया क्योंकि वैसे शॉर्ट वीडियो बने, छोटा वीडियो बने, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा। चलिए देखिए देखिए ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल, जानते ही आप, मतलब कोण, और मिति का मतलब मापना। तो तीन कोण मतलब तीन एंगल मापना, मतलब कि तीन एंगल को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तीन एंगल को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। मतलब थ्री कोन्स, थ्री एंगल्स को मापना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, ये समझ गए। आखिरकार ये समझिए कि थ्री कोण आया तो थ्री कोण किस शेप में आएगा, किस आकार में आएगा? अगर कहीं पर भी थ्री कोण है तो किस आकार में रहेगा? त्रिभुज में रहेगा। तो तीन कोण का मतलब त्रिभुज हुआ। तीन कोण का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज हुआ। तो हम इस चैप्टर में हम सारा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। तो देखिए बाबू, तो राइट ट्रायंगल क्या होता है, मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम क्या समझेंगे? वो त्रिकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया ना तो हम समझ जाएंगे वो ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट ट्रायंगल ऐसे बनता है क्योंकि एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बाबू, ये 90 डिग्री का है ना? 90 डिग्री का है ना? देखिए आइए, देखिए यहाँ पे ये एंगल को ऐसे क्यों दर्शाया गया बाबू? देखते हैं, यहाँ पे गोला हो गया, यहाँ पे तो स्क्वायर बन गया पूरा। स्क्वायर जहां पे बन रहा है ये समझिए बाबू कि वहां पे 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री का कोण है, इसलिए हमको यहाँ पे इस तरह दर्शाया। और यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, कोई और एंगल होगा, कोई और कोण का मान होगा। लेकिन यहाँ पे कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए स्क्वायर जैसे लग रहा है दिखने के लिए। क्योंकि 90 डिग्री को कैसे दर्शाया जाता है? स्क्वायर मतलब वर्ग जैसा दर्शाया जाता है, ऐसे। ठीक, तो देखिए बाबू आगे, ये हो गया राइट ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में नीचे वाले को आधार कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं नीचे वाले, ये देखिएगा कि एंगल किस पे बन रहा है। एंगल किस पे बन रहा है? यहाँ पे एंगल सी हुआ, तो एंगल किस पे बन रहा है? इसी साइड पे बन रहा है, मतलब इसी लाइन पे बन रहा है, इसी भुजा पे बन रहा है। तो ये जिस भुजा पे एंगल बने, ये बात लिख लीजिए, जिस भुजा पर एंगल बना हुआ भुजा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस भुजा पे, जिस साइड पर एंगल बने उसको आधार कहते हैं। और देखिए, एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। एंगल सी है, यहां पर एंगल सी बना हुआ है। तो एंगल सी किस भुजा पे बना हुआ है? बीसी। तो एंगल सी बीसी पे बना हुआ, तो बीसी क्या हुआ? आधार हुआ, बेस हुआ। और एंगल सी के सामने वाले, मतलब एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो एंगल सी दिया हो गया है, तो एंगल सी के सामने वाला भुजा
ए बी है, ए बी है, तो ए बी क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और एंगल सी के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी है। ये पॉइंट है, याद रखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा आगे चल के। इसलिए दिमाग में फिट कर लीजिए कि एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। एंगल जहां पे दिया रहेगा उसके सामने जो भी भुजा रहेगा, उसके सामने जो भी साइड रहेगा, वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, मतलब लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी दिया हुआ, तो एंगल सी के सामने, इस एंगल के सामने यही ना भुजा दिख रहा है, तो ये भुजा जो ए बी दिख रहा है, ए बी क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण को याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो भी दिखे, सबसे बड़ी भुजा जो भी दिखे उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, सबसे बड़ी भुजा अगर समकोण त्रिभुज में दिख गया तो वो कौन है? कर्ण है। ठीक, तो चलते हैं, इसको रब करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे चलिए, आगे क्या है देखिए। जैसे यहां पे, ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया। एक कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। हम क्या बोले कि त्रिकोणमिति में, ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर में हमेशा हम राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जब ये आ गया प्रश्न, सोचिएगा कि समकोण त्रिभुज, बस समकोण त्रिभुज, एक आप एक कंसेप्ट देंगे आगे, ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो को बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि त्रिकोणमिति सीखे, ट्रायगोनोमेट्री सीखे, त्रिकोणमिति सीखे, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए गौर से। ठीक है, मैं, आप ऑफलाइन से पढ़ते हैं, किसी क्लास के कहीं जाते हैं, तो कितना दिन में सीखते हैं ट्रायगोनोमेट्री? कम से कम ये चैप्टर 10-12 दिन में सिखाएगा। कम से कम तो मेरे साथ 1 घंटा तो भी बने रहिए। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए आपको दे दिया समकोण त्रिभुज में ये बीसी दे दिया 3 और ए बी दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, चलिए, और पूछा कि कर्ण क्या होगा, ये भुजा क्या होगा। ऐसा प्रश्न पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दे दिया, एक भुजा कहेगा निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दे दिया रहेगा और कहेगा कि एक भुजा जो नहीं दिया गया है वो कितना होगा। जैसे यहाँ पर बीसी दे दिया, ए बी दे दिया और पूछ दिया एसी कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है बुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? अगर समकोण त्रिभुज में कोई भुजा नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालिएगा? इसी फॉर्मूला से निकालिएगा। कोई साइड अगर ट्रायंगल में नहीं दिया रहेगा, राइट ट्रायंगल में, तो कैसे निकालिएगा? इस फॉर्मूला से निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाबू, देखिए अब यहां पे बताइए, इस समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण दिया गया है। कर्ण का मतलब सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ी भुजा है ये। हम देखेंगे कैसे सबसे बड़ी भुजा है, अगर यहाँ पे नहीं पहचानना आता है। एंगल के सामने वाला भुजा लंब हुआ, तो लंब तो 4 हुआ। यहाँ पे लंब बराबर 4 सेंटीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि एंगल सी दिया गया है
और एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और एंगल जिस पर बनता है, कोण जिस पर बनता है वो भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो यहाँ पे जो एंगल सी बना हुआ है इस भुजा पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आधार क्या कहलाएगा, 3 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक, आधार कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। अब ये जो है तीसरा भुजा, और समकोण त्रिभुज में क्या रहता है, आधार, लंब और कर्ण ही तो होता है। तो कर्ण पूछ दिया आपको, ये जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो आपको कर्ण पे, कर्ण के जगह पे कर्ण ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कर्ण पूछ ही रहा है, दिया गया नहीं है तो इसलिए नहीं दिया बैठा है। लंब दिया गया है, देखिए लंब, तो लंब 4 सेंटीमीटर है, तो लंब के, लंब जहां पे वहां पे 4 लिखेंगे और ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे। ठीक, आप देखिए आधार जहां पे दिया गया है, आधार कितना है, 3 दिया गया है, देख लीजिए 3 है, तो 3 दे देते हैं आधार के अंदर, और यहाँ पे ऐसे हो गया, हो गया। अब देखिए बाबू, अच्छा आप एक सेंटीमीटर दिया गया है तो कोई बात नहीं, लीजिए सेंटीमीटर, लीजिए सेंटीमीटर। कोई कोई बच्चा है ना कंफ्यूजन होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये भी करना नहीं आता है तो ठीक है, तब मेरा वीडियो देख लीजिएगा बेसिक वाला कि वर्ग कैसे निकलता है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, और सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का मतलब हम बढ़िया डीपली बताएं, ठीक है, वर्ग वाला चैप्टर देख लीजिएगा अगर नहीं सोल्व करना। अब देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़िएगा तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, हुआ ना। अब देखिए हमको तो पूछ रहा है कर्ण, और यहां पे क्या निकला है, कर्ण स्क्वायर। आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कर्ण, कर्ण पूछ रहा है आपसे, कर्ण स्क्वायर पूछ रहा है नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण न निकालिएगा। तो कर्ण कैसे निकलेगा, इसका मतलब यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हटा उधर क्या चढ़ जाता है बाबू, रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो रूट चढ़ाइएगा तो कर्ण बराबर देखिए 25 का रूट, रूट 25 का मतलब 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब सेंटीमीटर आ जाएगा, रूट चढ़े। तो कितना निकला बाबू, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर निकला। कर्ण बराबर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकलेगा। समझे, ये नहीं समझे एक बार बैक कीजिए, आप फिर से समझिए, वीडियो लेक्चर का तो यही फायदा है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको बनवा देता हूं, ठीक। अब देखिए जैसे मान चलिए, नहीं बनवाऊंगा, ठीक है, करिएगा इसे वो, चलिए मैं, चलिए एक क्वेश्चन और बनवा देता हूँ, समझ ही जाइएगा। चलिए देखिए यहाँ बाबू, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है बाबू, ठीक, और यहाँ पे आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, पूछ दिया ये, इसका मतलब क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आधार नहीं दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो आधार नहीं दिया गया है। तो कर्ण किसका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो 10 का स्क्वायर। लंब दिया गया है 5, तो लंब यहाँ 5 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया गया तो आधार स्क्वायर इसलिए रहने दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार स्क्वायर आपको निकालना, कैसे सोल्व कीजिएगा, 10 स्क्वायर का मतलब 100, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25, और यहाँ आधार स्क्वायर का, आधार स्क्वायर का मतलब रहने दीजिएगा इसी। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 25 इस साइड आएगा, समीकरण भी सोल्व करने आएगा तब तो हो गया 100 और -25 इधर आएगा, और आधार स्क्वायर इधर रहने दीजिएगा।
अब देखिए 100 से 25 गया तो 75, 75 बराबर आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार स्क्वायर है तो हमको तो आधार पूछा, ना कि आधार स्क्वायर पूछा। आधार स्क्वायर नहीं पूछा तो आधार पूछा, तो आधार रहने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर को इधर फेंकेंगे तो रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बाबू, रूट में आ जाएगा। तो रूट 75, आधार बराबर कितना निकला, रूट 75 निकला। ठीक, चलिए समझ गए। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए पॉइंट क्या है, ये याद रखिएगा तब ये त्रिकोणमिति बनेगा। आप वीडियो बैक करके समझ लीजिए इसको, फिर से समझ लीजिए उस बात को। देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि आपको जैसे बोलेगा कि यहां से लेकर यहां, नहीं तो ये समझिए आपके घर में कॉर्नर होगा। ठीक, मान चले कि आपके घर में जो दीवार है, वाल है, दीवार और छत में कहेगा, दीवार और छत के बीच, जैसे ये मान चलिए दीवार है और ये दीवार है, ये क्या है, छत है। तो आपको कहेगा कि ये इस दीवार और छत के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस दीवार और छत के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मापिए। क्या कहेगा, आपको मापने के लिए कहेगा। आप बाजार जाइएगा और बड़ा वाला चांद कहिएगा कि दुकानदार को बोलिएगा कि बड़ा वाला चांद हमको दीजिए, तो प्रोटेक्टर बड़ा वाला दीजिए। तो वहां से लाइएगा प्रोटेक्टर और उसको बैठाइएगा चांद को, वहां पे एंगल मापिएगा। नहीं मिलता है बड़ा वाला चांद, दीवार और छत के बीच में एंगल को मापना है तो कैसे मापिएगा। तो गणितज्ञ क्या किया, इसके लिए ही कहा कि दीवार क्या हो गया, एक लंब हो गया, और छत क्या हो गया, एक कर्ण हो गया, आधार हो गया। यही नहीं हुआ कि दीवार एक लंब हुआ, छत एक आधार हो गया। ठीक, तो वहां पे कहा कि वहां पे गणितज्ञ बोला कि साइन कॉस टेन इस सब का फॉर्मूला यूज किया। अब क्या क्या किया, वहां पे लंब और आधार के बीच को मापने के लिए क्या किया, क्या लिया, तो वही सब है। बड़ा बड़ा एंगल को मापने के लिए क्या आया, त्रिकोणमिति का खोज हुआ। बड़ा बड़ा एंगल, जैसे पुल बनता है, बात समझ रहे हैं, पुल बना तो पुल पे तो बड़ा बड़ा चांद लेकर थोड़ी जाएगा, वहां पे प्रोटेक्टर लेकर मापने के लिए नहीं जाएगा। तो वहां पर साइन कॉस टेन का यूज करता है। जैसे मान चलिए कि जैसे कहीं पर अगर वह आधार और लंब के बीच में, अगर आधार जैसे दीवार और छत के बीच में मापना है कोण, तो लंब हुआ दीवार और आधार हुआ छत, तो लंब और आधार के बीच में कोण को मापने के लिए फॉर्मूला होता है टेन। क्या होता है, टेन थीटा। तो हम सब समझाते हैं अभी। देखिए जैसे देखिए यहां पे, तो उन्होंने बोला, गणितज्ञ ने बोला, अगर लंब और कर्ण के बीच में अगर मापना है एंगल को, लंब और कर्ण के बीच में एंगल को मापना है, तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा का। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा का। और ये ध्यान रखिएगा, थीटा एंगल है। तो क्या है, थीटा एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल कोण होता है, तो कोण 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। ये ध्यान दीजिए, थीटा 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 देखते रहते हैं और आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि थीटा आखिरकार हुआ क्या। तो ये ध्यान रखिएगा, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है, जो हमेशा बदलते रहता है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि थीटा का मतलब ही हुआ कोण। तो कोण का मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी आ सकता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा का मतलब होता है एंगल। ठीक, तो गणितज्ञ ने बोला कि लंब और कर्ण के बीच में अगर एंगल को मापना है, अगर कहीं पर भी आकृति तो हमेशा त्रिभुज ही बनेगा। कोण को मापने के लिए आकृति क्या बनेगा, त्रिभुज। तो त्रिभुज में कहेगा, अगर त्रिभुज का आकृति बन रहा है तो वहां पे अगर
त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का आकृति बन रहा है, तो वहां पे लंब और कर्ण के बीच में अगर एंगल को मापना है तो किसका यूज करेंगे? लंब और कर्ण का यूज करेंगे। देखिए एक मतलब कि ट्रिक होता है, ये याद कर लीजिए, लक अक लो ओ, ठीक, लक अक लो। देखिए साइन थीटा बराबर लक, साइन बराबर साइन थीटा बराबर लक। क्यों लक हुआ? क्योंकि लॉ का मतलब होता है लंब, लॉ का मतलब क्या होता है? लंब, और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और क का मतलब होता है कर्ण, क का मतलब होता है कर्ण, और कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, और अ का मतलब क्या होता है? आधार। ये तीनों ही तो दिखने को मिलेगा समकोण त्रिभुज में। क्या दिखे? यही सब तो दिखेगा तीनों, लंब कर्ण आधार, और क्या दिखेगा इसको छोड़ के? कुछ नहीं दिखेगा। तो आधार का इंग्लिश होता है बेस। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। लक अक लो, लक अक लो, लक लो। ठीक, तो साइन थीटा बराबर लक, कॉस थीटा बराबर अक। तो अक हुआ, कॉस थीटा बराबर क्या हुआ? अक। तो अक हुआ, तो अक का मतलब क्या? आधार बट्टा कर्ण। देखिए अब तो अ का मतलब आधार, आप ये क का मतलब कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लो ओ, तो लो ओ हुआ, टेन थीटा मतलब बराबर हुआ लो, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। क्योंकि लकक लॉ, लकक लॉ, साइन थीटा बराबर लक, कॉस थीटा बराबर अक, टेन थीटा बराबर लॉ ऑफ। ध्यान से याद करते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो ऐसे हो गया। तो एक बात और याद रखिए बच्चे, यही उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे तो उन्होंने बोला कि इसको ऐसे कर देते हैं, इसको भी याद लक कर देते हैं, अब लक बराबर कर देते, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। क्या बोला उन्होंने? गणितज्ञ ने बोला कि कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो उन्होंने बोला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा उल्टा। अभी ये फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, इसलिए अभी ध्यान रखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? सेक। ये याद रखिएगा, ये छोटा मोटा थोड़ा मोटा याद रखना पड़ता है। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा है होता है कॉट। क्या होता है बाबू? कॉट होता है। अब देखिए साइन का उल्टा अब कॉसेक हुआ, और कॉस का उल्टा सेक हुआ, और टेन का उल्टा हुआ कॉट। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखिए यहां पे जब कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हुआ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा जब उल्टा होता है साइन थीटा का, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, मतलब लक। तो कोलो कल हो जाएगा, कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कल हो जाएगा। याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि कॉसेक थीटा जो होता है ना, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा जब साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। याद रहेगा। देखिए यहां साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हुआ, तो कोसेक थीटा जब साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा फॉर्मूला। जब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है फॉर्मूला? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा जब उल्टा होता है टेन थीटा का, तो उल्टा होता है तो आधार बटा लंब हो जाएगा।
आधार बटा लंब हो जाएगा। इतना याद कर लीजिए बाबू। अगर इतना याद हो गया तो समझिए ट्रायगोनोमेट्री आधा खत्म। और थोड़ा वैल्यू याद रखने हो जाएगा। बस बस कुछ नहीं है। देखिए साइन थीटा बराबर लाख, साइन थीटा बराबर लाख तो लंब बटा कर, cos थीटा बराबर आधार बटा कर, tan थीटा बराबर लॉ तो लंब बटा आधार। और इसका ट्रिक क्या होता है, लकक लॉ। वीडियो को पीछे खींचे और क्या लिखे थे देख लीजिए। जब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधा लंब हो जाएगा। जब सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है तो कर्ण बटा आधा हो जाएगा। जब tan थीटा cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक, इतना याद रहेगा ये बात। तो देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है बाबू। चलिए आप देखिए एक्सरसाइज 1 का कैसे क्वेश्चन बनता है, एकदम तगड़ा बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिक। चलिए चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो होगा देख लीजिए। ठीक, देखिए आप जैसे आपको दे दिया कि ये एक त्रिभुज है, क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया कि एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसका एंगल सी है, एंगल सी है। ठीक, इसका मान भी दे दिया कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। और क्वेश्चन पूछा कि साइन सी बराबर वाट, ठीक, कॉस ए बराबर वाट और साइन बी बराबर वाट। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए यहाँ बाबू। सबसे पहले त्रिकोणमिति का सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। लिख लीजिएगा कि हाउ टू सोल्व ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, मतलब कि ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का कैसे क्वेश्चन सोल्व करें। तो सबसे पहले कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, हेडिंग लिख लीजिएगा, कैसे सोल्व करें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, पूरा लिख लीजिएगा आप। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले त्रिभुज कंप्लीट करे। क्या यहाँ त्रिभुज पूरा बना हुआ है, नहीं बना हुआ, क्योंकि एक साइड दिया ही नहीं गया है। 2 भुजा दे दिया, एक भुजा नहीं दिया तो उसको पहले निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज को पूरा करे, त्रिभुज को पूरा करे। और दूसरा पॉइंट, लंब आधार कर्ण को लिखे। बस देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न बनाने के लिए बस इतना पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहले त्रिभुज को पूरा करें। त्रिभुज यहाँ पे पूरा है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको तो दिया है, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, लेकिन आधार नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले त्रिभुज पूरा करिएगा। उसके बाद कह रहा है लंब आधार कर्ण को लिखे, तो लंब और आधार कर्ण को लिखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज कंप्लीट करेगा, तो त्रिभुज कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे 4 है, क्या देखिए, एंगल सी दिया गया है बाबू। तो एंगल सी दिया गया है, तो एंगल जिस पे बन रहा है वो तो आधार हुआ। ये बीसी क्या हुआ, आधार है। चलिए आधार तो हमको नहीं दिया गया, तो आधार नहीं दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ए बी क्या है, ये जो 4 दिया गया है, एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये जो लंब कितना है बाबू, तब लंब बराबर 4 हो गया। और सबसे बड़ा भुजा जो रहता है, सबसे बड़ा भुजा यही है, तो कर्ण हुआ। तो कर्ण बराबर कितना हुआ, 5 है। ठीक, तो आपको फॉर्मूला हम क्या बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताए थे, यही बताए थे फॉर्मूला आपको बाबू। तो निकालिए यहाँ पे, कर्ण आपको दिया गया है, कर्ण दिया गया है तो 5 का स्क्वायर, लंब दिया गया है बाबू, हाँ दिया गया है 4 का स्क्वायर। आपको आधार नहीं दिया गया है, आपको आधार नहीं दिया गया है, तो इसको यहीं पे हमें लिख दीजिएगा। आप देखिए बाबू,
5 का स्क्वायर 25 हुआ, और यहाँ पे 16 होगा और प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिएगा 25, ये 16 इधर लाएंगे तो 16 लाएंगे तो आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो लंब कितना दिया गया है। अभी एक ध्यान रखना बाबू बात, साइन सी पूछ रहा है, ठीक, तो साइन सी पूछ रहा है तो इसका मतलब एंगल सी है, एंगल सी है, तो एंगल सी है तो लंब कितना होगा, लंब कितना होगा, एंगल सी के लिए कितना होगा, सी के लिए सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा तो लंब बराबर 4 होगा। एंगल जिसपे बना हुआ है वो आधार हुआ और कर्ण 5, ठीक, तो लंब कितना है 4 है, तो इसका मतलब लंब के जगह पे कितना आ जाएगा, इस लंब के जगह पे 4 आ जाएगा, और बट्टा है तो बट्टा, और कर्ण के जगह कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, साइन सी बराबर 4/5 हुआ। क्यों हुआ क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, और यहाँ पे सी भी एंगल है, जब थीटा एंगल है ये भी एंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, इसका भी यही, तो 4/5 हुआ, क्योंकि लंब कितना 4 है और कर्ण कितना 5 है। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस ए और एंगल चेंज हुआ। जब ये एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो लंब भी चेंज होगा, आधार भी चेंज होगा। इसका मतलब अब कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए लंब लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है हमेशा। तो एंगल अब क्या दे दिया, ए दे दिया। अब ये सी नहीं, ये बता रहा है कि एंगल अब ए पर विचार कीजिए, ए पर, और तब लिखिए साइन अति कॉस ए बराबर क्या होगा। तो अब एंगल ए पर विचार करेंगे तो ए के लिए लंब लॉ कितना होगा, एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा लॉ होता है तो लॉ कितना है 3 है, और अ कितना होगा, एंगल जिस पे बना हुआ, तो एंगल ए किस पे बना हुआ, इस पे बना हुआ ए बी पे, तो ए बी कितना है 4 है, और कर्ण कितना होगा 5 होगा, हमेशा बड़ा भुजा। नहीं समझे, देखिए आप यहां पर एंगल जब सी था तो सी पर विचार किए, क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है, तो एंगल सी का मतलब लंब, लंब कौन हो गया 4 हो गया, इसलिए तो 4 है यहाँ पे। और एंगल जिस पे बना रहता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसलिए तो आधार, ये एंगल सी जो किस पे बना हुआ 3। तो यहां पर कॉस ए है तो एंगल चेंज हो गया, एंगल जखनी चेंज हुआ तो एंगल ए है, तो अब एंगल ए पर विचार करेंगे कि एंगल ए के लिए लंब कितना होगा, एंगल ए के लिए आधार कितना होगा। बात समझ रहे हैं, कर्ण तो वही रहेगा लेकिन लंब तो चेंज होता है, क्योंकि हम क्या बताए थे आपको, आपको ये बताए थे कि एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है हमेशा। तो एंगल ए के लिए, अब एंगल ए ये है तो एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा 3 है, तो 3 होगा क्या, लंब होगा, लॉ बराबर 3, और अ बराबर 4 होगा, क्योंकि एंगल किस पे बना हुआ है, इसी भुजा पे बना हुआ, तो 4 है इसका, और क बराबर 5 होगा। तो अब देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए कहते हैं आप लोग कि कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। आप लोग मैथ्स को क्या समझते हैं जानते हैं, कहानी समझते हैं। मैथ्स कहानी नहीं है जो कहानी की तरह सुनते रहते हैं, नहीं, मैथ्स प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा मैथ में, अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो मैथ भूल जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि जितना सुनेंगे उतना याद रहेगा मैथ में, नहीं, मैथ प्रैक्टिस है, मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद रहेगा आपको, कहानी नहीं है। तो इसलिए कॉस ए का वीडियो बैक कीजिए और कॉस ए का फॉर्मूला देखिए। कॉस ए बराबर वहां पे हम लिखाए थे साइन बराबर लक, कॉस बराबर अक, टेन बराबर लॉ। साइन बराबर लक हुआ, कॉस बराबर अक हुआ, तो अक का मतलब क्या, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार कितना दिया गया है, आधार 4 है, और भाई कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण 5 है, तो क्या हुआ कॉस ए बराबर कितना निकला 4/5 निकला। अब देखिए साइन बी,
साइन बी दिया है, गलत है इसका, क्योंकि साइन बी 90 डिग्री है और कभी सामने वाला भुजा यह लंब कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा 5 है, तो कैसे लंब कहलाएगा? क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एंगल के सामने वाला भुजा 5 है तो ये लंब हुआ? नहीं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, ना कि लंब कहलाता है। एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एंगल भले कर दिया, ये डाटा जो दिया है ना, गलत दे दिया है। ये कंफ्यूजन माइंड से हटा, दूर कर लीजिए। क्यों नहीं हम निकाल सकते यहाँ पे? क्योंकि कर्ण है, ये लंब नहीं है। क्या है? ये कर्ण है। ठीक, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, लेकिन यहाँ पे लंब कर्ण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, कंफ्यूजन दूर कर दिए, डाटा गलत दे दिया है। ठीक, अब पूछ दिया आपको कि हमको तुम बताओ, क्या बोला? वो बोला कि मुझे तुम cos c का मान निकाल के बताओ। इसी त्रिभुज में cos c का मान क्या होगा? एंगल बाबू रे बाबू, एंगल c है। अब एंगल चेंज कर दिया तो एंगल c पर जाकर विचार करेंगे कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण तो हम जानते हैं, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो C है, अब C पर आएंगे और लंब विचार करेंगे। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो एंगल सामने वाला भुजा लंब हुआ 4, आधार हुआ यही 3 और कर्ण तो 5 होगा। अब देखिए बाबू, cos c का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। याद कर लीजिएगा, कैसे? लक अक लो अ से याद कर लीजिएगा। आधार बट्टा कर्ण होगा। तो आधार कितना बाबू दिया गया है? 3 दिया गया है, तो बाबू यहाँ पे 3 दे देंगे। और कर्ण कितना दिया गया है? 5 दिया गया, 3/5 हो गया। अब तुमसे पूछ दिया बाबू कि tan c बराबर बताओ क्या होगा? एंगल वही है तो डाटा भी यही रहेगा, क्योंकि एंगल सी के लिए लंब यही रहेगा 4। क्योंकि एंगल सी का मतलब एंगल के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो एंगल सी के सामने 4 है, तो 4 क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो बेस यही रहेगा। तो सी, तो tan बराबर कितना होता है? लॉ। tan बराबर क्या होता है? लॉ ऑ। क्या होता है? लॉ ऑ होता है। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है? लंब 4 दिया गया है और आधार 3 दिया गया है। तो tan c बराबर 4/3 हो जाएगा। इसी त्रिभुज में आपको सेक ए पूछ दिया, कितना होगा? क्या पूछा? सेक ए पूछा। तो बाबू ये ध्यान रखो, जब सेक ए पूछा तो एंगल ए पर विचार करेंगे। तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? एंगल ए के लिए लंब 3 होगा। एंगल ए के लिए आधार क्या होगा? आधार ये होगा, क्योंकि एंगल इसी पर बना हुआ है, तो 4 होगा आधार। ठीक, और कर्ण तो आप जानते ही, एंगल त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण, तो 5 हुआ कर्ण। अब देखिए, सेक का फॉर्मूला लगाइए। cos बराबर अक, तो सेक उल्टा होता है cos का। तो cos बराबर जब अक होता है तो सेक उल्टा होता है cos का, तो को हो जाएगा, तो को का मतलब कर्ण, औ का मतलब आधार। तो कर्ण 5 हुआ और आधार हुआ 4। बात समझ में? बहुत ही इजी है प्रश्न। सबसे पहले त्रिकोणमिति का सवाल बनाने के लिए त्रिभुज को पूरा करे, तीनों साइड को निकाले, उसके बाद लंब आधार कर्ण लिख ले, और उसके बाद फॉर्मूला लगा के बैठाते चलिए। बात समझ रहे हैं? आपको पूछ दिया कि
कॉट सी बराबर क्या होगा, कॉट सी बराबर क्या होगा, सी का मतलब एंगल के सामने वाला भुजा लंब 4, आधार यही होगा 3 होगा, कर्ण यही होगा। और कॉट बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर लॉ ऑ होता है। तो कॉट टेन का उल्टा हुआ तो ऑ लॉ हो जाएगा अल, लॉ। तो ऑ कितना है बाबू, ऑ 3 है, और लॉ कितना है बाबू, लॉ 4 है, तो 3/4 हो जाएगा कॉट सी बराबर। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है। सबसे पहले त्रिभुज कंप्लीट कीजिए, तीनों भुजा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लंब आधार कर्ण लिखिए एंगल के मुताबिक। जो जो एंगल दिया रहेगा ना इसके साथ एंगल के मुताबिक लंब आधार कर्ण लिखिए और बस आंसर पाइए। ठीक, तो आपको एक सवाल और बताता हूं, चलिए ये समझ गए, इतना नहीं समझे बैक कीजिए वीडियो को, फिर से देखिए। अब देखिए, अब देखिए बाबू, आपको बोलेगा कि साइन ए बराबर क्या दे दिया आपको, आपको बोलेगा साइन ए बराबर मान चले कि 3/4 दे दिया, 3/5 दे दिया, चलो 3/5 लेते हैं। देखो नहीं तो ये सब समझो बाबू कि आपको दे दिया साइन सी बराबर आपको एक फॉर्मूला दिया है कि साइन सी बराबर दिया है बाबू 4/5, तो पूछ रहा है कि tan ए बराबर क्या होगा। आपको पूछ दिया साइन सी बराबर 4/5 है, तो tan सी बराबर क्या होगा, tan सी बराबर क्या होगा। तो ये ध्यान रखिए कि साइन सी तो साइन बराबर लक, तो ये लक लॉ, आइए कॉ, इसका मतलब 4 जो है लंब है और 5 है कॉ है, मतलब कर्ण है। तो हमको निकल गया बाबू लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। कहां से निकला, यहां से निकला। देखिए बाबू, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और लंब के जगह पर 4 है और कर्ण के जगह पर 5 है। क्वेश्चन है दिया गया है ये, और निकालना है tan सी बराबर वाट। तो लंब बराबर 4 है दिया गया है, कर्ण बराबर 5 दिया गया है, तो आधार निकालिएगा कितना होगा। आप त्रिभुज से निकालिएगा आधार, समझे, इससे आधार निकालिएगा। यहां पर ए बी सी, तो ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 4, तो ये कितना होगा। आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताए थे ना वीडियो में, उस वीडियो पे जाइए, अगर नहीं समझे तो फिर से वहां से समझिए और इसको बनाइए। और हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे 3 आएगा आधार। अगर आधार 3 निकल गया बाबू तो सवाल क्यों नहीं बनेगा। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लॉ निकला 4 और निकला है 3, तो tan सी बराबर 4/3। मान चलो क्वेश्चन में दिया गया है साइन सी बराबर 4/5, और आपको पूछ दिया कि cos ए बराबर क्या होगा। क्या पूछ दिया, cos ए नहीं, एंगल नहीं चेंज करो, एंगल यही रहेगा। cos सी बराबर पूछ दिया क्या होगा, तो cos सी बराबर पूछ दिया बाबू क्या होगा। तो cos बराबर होता है अक, तो अ बट्टा क होता है। तो कहां से हम और निकाले थे, और निकाले थे ऐसे निकाल के, इसी से डाटा लॉ दिया था, क दिया था, हमको और निकालना था, और निकाल लिए। तो हमको यहाँ पे पुट करना होगा, कितना निकला था, 3 निकला था। आपको कितना को तो दिया गया था 5, देखते हैं 5, cos सी बराबर 3/5।
बात समझ रहे? क्वेश्चन एक है एनसीईआरटी का 8.1 में क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पूछा है कि tan p माइनस cot r। बात समझ रहे? हम क्या बताए थे कि त्रिकोणमिति का सवाल कैसे बनाना है। पहले त्रिभुज को कंप्लीट करे कि तीनों भुजा दिया गया है कि नहीं, ट्रायंगल में तीनों साइड दिया गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 साइड दिया गया, 1 साइड गायब कर दिया। तो पहले तो ये निकालना है, तो पहले ये कैसे निकालिएगा। 12 दिया है, क्या है देखिए यहाँ पर एंगल है, ये है ना, इसका मतलब 12 लंब दिया गया, ये कर्ण दिया गया, आधार पूछा है। तो देखिए बाबू, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। ये नहीं गया है कि आप तो बताते कि लंब स्क्वायर जोड़ रखा है स्क्वायर। अरे गधा, 4 जोड़ 5 नहीं होगा, 5 जोड़ 4 नहीं होगा, इधर करो चाहे उधर करो। तो कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण 13 दिया गया है, तो 13 का स्क्वायर। आधार नहीं दिया गया है तो आधार यहीं पर रहने देते हैं। अब देखो बाबू कि लंब दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है। आधार इसलिए रहने देते हैं क्योंकि आधार तो दिया गया नहीं, यही तो पूछा है आधार। तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, 144 होगा। अब बाबू ये 169 को इसी साइड रहने देते हैं, 144 को इस साइड ले आते हैं, आधार स्क्वायर। ठीक। अब 169 माइनस 144 कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा बाबू, 25 होगा। तो 25 हो गया, आधार स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, जब हटाएंगे स्क्वायर को तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, इस साइड स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे 5। तो आधार बराबर कितना निकला बाबा, 5 निकला। ठीक। अब हम क्या जानते, अब तो सब कुछ तो निकल गया, और यहाँ पर P है। P का मतलब एंगल है। तो एंगल, सबसे पहले एंगल वाला बात कहते हैं ना कि एंगल पहले देख लेना कि एंगल कौन है। तो एंगल यहाँ पर P है, तो एंगल P के लिए लंब कौन होगा, लंब ये होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एंगल P के लिए तो लिख लीजिएगा, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए लंब बताइए कौन होगा। लंब हुआ 5, आधार कौन हुआ, पूरा लिखिएगा तीनों। आधार ये हो जाएगा क्योंकि एंगल इसी बना हुआ तो 12, और कर्ण हमेशा बराबर आता है 13। ठीक। अब देखिए हमको tan P निकालना है, तो tan P का मतलब एंगल P के लिए सब कुछ लिख लीजिए। tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लॉ होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना निकला, लंब निकला 5, और आधार कितना है 12, तो 5/12 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस, और उसके बाद cot r, एंगल चेंज हो गया, एंगल r है, तो एंगल r है, तो एंगल r के लिए लंब कौन होगा, एंगल r है। अब एंगल ये है बाबू, तो यहाँ पर फिर लिखिएगा एंगल r के लिए लंब, क्योंकि एंगल चेंज तो लंब भी चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल r के लिए लंब कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार होता है नीचे वाला, क्योंकि एंगल जिसपे बना रहता है वही ना आधार होता है। तो 5 होगा अब आधार, और कर्ण हमेशा बराबर होता है, तो 13। अब देखिए बाबू, कॉट मतलब होता है, कॉट का मतलब होता है ऑलो। क्यों होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, और tan का फॉर्मूला होता है लॉ होता है, तो ऑलो हो जाएगा कॉट का, क्योंकि उल्टा होता है tan का। तो ऑलो, ओ 5 और लॉ 12। तो अब सोल्व कीजिए, तो बाबू इसको सोल्व कीजिए तो ये भिन्न का घटाव नहीं दिख रहा आपको बाबू, 5/12 माइनस 5/12, तो 12 का एलसीएम 12, 5 और माइनस 5, ऊपर आ गया 0, 0/12 का मतलब 0। इसका मतलब tan P माइनस cot r का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। अब सारा सवाल बन जाएगा, बनाइएगा। चलिए 8.2 का क्वेश्चन कैसे बनेगा वही सब बता रहे हैं, तो गौर सुनिएगा। 8.2 का सारा सवाल बनेगा।
मतलब त्रिकोणमिति का सेकेंड स्टेप आ गए हम लोग। ठीक, त्रिकोणमिति का, तो ये त्रिकोणमिति का सारणी है। अगर ये सारणी याद रहेगा ना बाबू, तो सेकेंड स्टेप त्रिकोणमिति का कुछ नहीं, सब समझ जाएगा। देखिए यहाँ तो आप साइन थीटा, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो थीटा की जगह पर 0 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्या क्या मान हो सकता है। तो जहां पर आपको दिख जाए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान वो 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक, अब देखिए अगर ये याद हो जाएगा ना तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिए। देखिए आप ये जो है ना कॉस 0 डिग्री का मान निकाल लिखिएगा ना, तो कॉस 0 साइन 90 का जो मान होता है ना बाबू, साइन 90 का मान ये पता है ना, वही कॉस 0 का मान होता है 1, फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/√2, और यहाँ पे 0 कैसे उतरा देखे, इधर से उतारते चले गए, इधर बढ़ते चले गए, इधर लिखते चले गए, तो वही कॉस का लिखा गया। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान ये, साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉस 30 का मान ये होगा, इससे बढ़ते चला गया ना। ठीक, ये याद रहेगा। अब एक देखिए tan का कैसे मान रखिएगा याद, तो बाबू आपको मैं ना त्रिकोणमिति का सारणी एक और बताया हूँ, एक और ट्रिक मतलब बताया हूँ कि कैसे याद रखिएगा त्रिकोणमिति का सारणी। ये बताया गया है एक लेक्चर, पूर्व लेक्चर पहले का लेक्चर है, वो देख लीजिएगा कि tan कैसे निकलता है, वहां पे एकदम ट्रिक बेस है पूरा चीज। ये भी साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कैसे याद रखेगा, इसका भी ट्रिक वहां पर बताया हूँ। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा मोड़ा ये ट्रिक बता रहा हूँ, वहां पे पूरा है, डीपली में ट्रिक है। हम इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाता है तो आप लोग देखना नहीं चाहते, बीच से छोड़ना चाहते हैं। वही कल ऑफलाइन क्लास में जाएगा, एकदम 4 घंटा 5 घंटा लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ वहां पे जाके देख लीजिएगा, 0 होता है, और यहाँ पे 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1 होता है, √3 होता है, और इंफिनिटी होता है अपरिभाषित, देख लीजिएगा वहां पे। अब देखिए साइन का उल्टा, कौशिक जो होता है, कौशिक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब वो हो जाता है अपरिभाषित, ये ध्यान रखिएगा, अपरिभाषित इंफिनिटी क्यों होता है वहां पे मिलेगा आपको। ये देखिए 1/0 का मतलब अपरिभाषित होता है, ये ध्यान रखिएगा, अपरिभाषित होता है। ठीक है, लिख लीजिए अपरिभाषित होता है। अब देखिए तो सबको उल्टा, साइन जितना साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू अपोजिट कर दीजिए, वही कॉसेक का लिखा गया। 1/2 का अपोजिट कीजिए तो 2, और √3 √2/1 हुआ तो √2n हुआ, √1 का नीचा लिखेंगे, 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, उसका उल्टा √2, इसका उल्टा ये 0 का उल्टा इंफिनिटी। अब देखिए भाई हम क्या बता रहे हो, ये काहे में से कैसे लिख दिए, कॉस का उल्टा होता है इसलिए उल्टा लिख रहे हैं, और यहाँ पे tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट के यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉट का वैल्यू लिखो, tan का 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, और √3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0। ये टेबल बन गया। अब टेबल बनेगा तो मान भी याद हो जाएगा, मान याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो त्रिकोणमिति का सारणी वाला एक टेबल बताए हम, वहां पे ट्रिक बेस बताए, आप वहां पे जाके याद कर लीजिए बच्चे प्लीज। ठीक है, और इसे याद कर लीजिए। ठीक, याद अगर ये रह जाएगा तो सेकेंड स्टेप सेकेंड लेवल बन जाएगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है बाबू, साइन 60 कॉस 30 जोड़ साइन 30 कॉस 60, कुछ नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 था तो लिख दिए। अब देखो बाबू
जैसे एक्स वाई के नु लिखा रहता है तो इसका मतलब एक्स गुने वाई हुआ, क्या होता है एक्स गुने वाई होता है। जैसे बाबू कहीं पर एक्स जेड लिखा हुआ एक्स जेड तो इसका मतलब एक्स गुने जेड है। कहीं पर अगर 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 गुने एक्स है। तो यहाँ पर भी साइन 60 और कोई साइन नहीं है तो गुना है। इसके दोनों के बीच में कुछ साइन है, कोनो जोड़ घटाव नहीं ना, इसका मतलब गुना है। अगर कोई साइन नहीं दिखे तो क्या रहेगा, वहां पे गुना रहेगा। यहाँ पे भी साइन तो नहीं दिख रहा था, इसका मतलब दोनों गुना में। तो यहाँ भी क्या है, ये दोनों गुना में, तो गुना cos 30 का मान, तो cos 30 का मान देखिए, cos 30 का मान कितना है, √3/2 है, √3/2। अब देखिए भाई जोड़ है, ये जोड़ है। अब देखिए sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2 होता है। और cos 60 का मान देखिए, यहाँ cos 60 का मान 1/2। अब देखिए इसको सोल्व करना आएगा ही। पहले बॉड मास में क्या होता है, पहले यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है नहीं है, मल्टीप्लाई है हाँ है, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। ये बात जानते हैं, नहीं जानते जाइए वहां रूट वाला को हम बताएं, उसका भी लेक्चर देता है बेसिक। तो √3 को गुना करिएगा 3 हो जाएगा, और 2 गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा। अब जोड़ देखिए, 1 गुना 1 और 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा। अब बाबू देखिए यहाँ, अब तो भिन्न के जोड़ दिख गया, तो भिन्न के जोड़ नहीं बनाना है का, 4 हो गया। अब यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4/4, 4/4 का मतलब 1 हुआ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1। इसका मतलब कितना निकला बाबू, इसका वैल्यू 1 निकला। वही ना बोले कि त्रिकोणमिति का अगर टेबल याद रहा तो ये सब सवाल। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ठीक है हम 2 लिख दिए। अगर कोई साइन नहीं है तो गुना का है तो गुना लिख दिए, ठीक। tan 45, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन 1 तो लिखेंगे लेकिन स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि tan का मान स्क्वायर में कह रहा है लिखने के लिए, देख रहे हैं, इसलिए ना tan 45 को यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि कहा है कि tan 45 का जो मान होगा ना उसको स्क्वायर करना है, देखते हैं tan स्क्वायर इसलिए है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक। अब देखिए जोड़ भाई, उसके बाद cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 होता है। लेकिन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर है, cos का वर्ग है, तो वर्ग करेंगे। अब देखिए sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, √3/2, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दिया गया है। अब देखिए 2 गुने 1 का वर्ग 1, जोड़ देखिए √3 का वर्ग, ये √3 पर भी वर्ग है और 2 पर भी वर्ग है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब देखिए √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और √2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पहले गुना कर दीजिए, 2 गुने 1 तो 2 होगा, और जोड़ 3/4 और घटाओ 3/4। अब देखिए ये क्या है, भिन्न का जोड़ है ना। लेकिन ये सोचिए 3/4 एक प्लस है और एक जगह माइनस में है। जैसे कहीं पर मान चलिए 4 - 4 क्या हुआ, 4 - 4 0 हो गया। ऐसे तो है यहाँ पे 3/4 - 3/4, इसका मतलब हुआ एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, तो इसका मतलब ये दोनों खत्म, तो कितना 2/1, तो 2/1 का मतलब 2, आंसर 2 निकला। समझ, इसी प्रकार 8.2 का सारा सवाल बन जाएगा। ध्यान पूर्वक मेरे साथ चलते रहिए और सारा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का मैं बनवाऊंगा कैसे बनता है, ठीक। आगे मिलते हैं।